हैरिस बनाम निकर्सन में केस क्या हुआ कि प्रतिवादी ने नीलाम द्वारा विक्रय करने का विज्ञापन किया। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक उदाहरण ले लीजिए। प्रतिवादी ने नीलाम द्वारा विक्रय करने का विज्ञापन दिया। वादी यात्रा करते हुए स्थान पर आया, यानी एक आदमी था जिसने नीलाम करने के लिए निमंत्रण दिया, और एक आदमी था जो यात्रा करते हुए आया। मतलब कहीं से आएगा तो यात्रा करते ही आएगा ना, परंतु नीलाम नहीं हुआ। यानी उस दिन उस तिथि को जो है नीलाम। साक्षी अगर कोई आ रहा है तो प्लीज जरा ज्वाइन कर लेना बाबू यार, हम इसी में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, यही करते रह जाएंगे जो है। यस सर। हम एडमिट सर आपका कर। रमन मौर्य का नहीं हो रहा है ना? तो रमन मौर्य नहीं हो रहा है, छोड़ दो उनको, नहीं हो रहा है तो आ रहे हैं तो ज्वाइन कराइए, नहीं तो छोड़ दीजिए यस भाई। सर। पूरा दुनिया लोग ज्वाइन करता है, इस पे कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी सबको दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब उसको बुलाया गया, वो आया, भाड़ा लगा करके अपना आया, 10-20-50 करके खर्चा करके आया। तो उसने यात्रा का जो खर्चा था उसको वसूल करने के लिए एक वाद संस्थित किया। न्यायालय में क्या किया, एक जो है वाद, ऐसा बानों को ज्वाइन कर लीजिए, वाद को जो है उसने क्या किया, संस्थित किया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी और प्रतिवादी के मध्य संविदा का सृजन नहीं हुआ था, सिर्फ उसने निमंत्रण दिया था। जब कहीं निमंत्रण देता है तो निमंत्रण के केस में यह होता है कि सामने वाले को प्रस्थापना करने का अधिकार हो जाता है। प्रस्ताव जो होता है वो सामने वाले को करने का अधिकार होता है, इसको निमंत्रण करने का अधिकार हो जाता है। और निमंत्रण देने वाला व्यक्ति ही क्या हो जाता है, प्रतिगृहित हो जाता है, स्वीकृति करता है। साक्षी समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो वादी और प्रतिवादी के मध्य संविदा हुई ही नहीं थी। इस कारण वादी द्वारा जो उसका खर्चा हुआ था रास्ते में, उसके लिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीलाम द्वारा विक्रय करने के लिए, नीलाम द्वारा विक्रय करने का हकदार वसूल करने का हकदार नहीं था। जो वादी था जिसने खर्चा कर दिया था पैसा वहां तक भाड़ा आने में, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो जो है पैसा प्रतिवादी से मांगेगा। बल्कि प्रस्थापना करने के लिए निमंत्रण होता है, बल्कि वो जो निमंत्रण होता है, यानी कि जो बुलाने का एक प्रस्ताव होता है, जो घोषणा होती है, उसको प्रस्ताव नहीं कह सकते, जो घोषणा की जाती है न्यूज़पेपर के द्वारा की जाती है, टेलीफोनिकली भी करते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे की जाती है, मेल के द्वारा की जाती है, या फिर फेसबुक पे कर दिया जाता है, या फिर जो है गजट में निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी को आमंत्रण दिया जाता है कि फला चीज की, जैसे मान लीजिए पुलिस प्रशासन क्या करता है, चोरी की मोटरसाइकिलें इकट्ठा होती हैं, कार इकट्ठा करती हैं, तो एक दिन उनको बुला करके नीलामी करता है। तो किसी को बुलाने नहीं जाता है कि आओ भैया नीलामी, वो एक पेपर में निकाल देता है कि फला तारीख को फला फला प्रॉपर्टी की नीलामी है, तो लोग पहुंच जाते हैं। अब मान लीजिए उस दिन वो नीलामी वहां नहीं हुई, तो लोग उससे पैसा नहीं मांगेंगे कि हम आए हैं, हमारा खर्चा लगा है, तुम पैसा दे दो। चलिए आगे चलते हैं। नीलाम द्वारा विक्रय में किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई बोली प्रस्थापना है। यदि नीलामी पर वह आदमी पहुंच गया, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है नीलामी प्रकरण, हमेशा होता है, अक्सर जो है एग्जाम में तो कन्फर्म में पूछता है, एक न एक क्वेश्चन नीलामी से आ ही जाता है, टेंडर और नीलामी से आ जाता है, क्योंकि दो ही चीज प्रमुख हमारे जीवन में होती है, हमेशा टेंडर, सरकारी टेंडर निकलते रहते हैं, नीलामी होती रहती है, ये सब विवाद होते रहते हैं। तो नीलाम द्वारा विक्रय में किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई बोली को प्रस्थापना कहते हैं। यदि नीलाम हो रहा है, प्रतिवादी वादी दोनों इकट्ठा हो गए, यानी जो नीलामी कर रहा है वह भी है और जिसको खरीदना है वह भी है, तो जो नीलामी करता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो प्रस्थापना करता है। यानी प्रस्थापक कौन होता है, जो नीलामी की बोली लगाता है। प्रस्ताव किसका होता है, जो नीलामी की बोली लगाता है। ऑफर कौन करता है, जो नीलामी की बोली लगाता है। प्रतिज्ञा कौन करता है, जो नीलामी की बोली लगाता है। लेकिन जो उसको स्वीकार करता है उसे हम प्रतिगृहित कहते हैं, या फिर स्वीकृति कहते हैं, या स्वीकृतकर्ता कहते हैं, या प्रतिज्ञाकर्ता कहते हैं, या ऑफरी कहते हैं, या एक्सेप्टेंस कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये चीज होती कैसे है, अगर कोई व्यक्ति आ गया, चलो एकता आ गई, हाँ भाई एकता आ गई थी, एकता आ गई हैं, मुझे लगा एकता फीस का नाम सुन के डर के भाग गई, लेकिन आ गई है, ठीक है, वेलकम है आकिता, वेलकम है। तो नीलाम द्वारा विक्रय में किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई बोली प्रस्थापना, जिसे हथौड़ा गिराकर अथवा किसी अन्य तरीके से स्वीकार किया जाता है। जैसे आज के डेट में अब ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, भीड़ इकट्ठा होती थी तो लोग कहते थे 100 रुपया, तो दूसर का कहता 101,
तो जब तक उसी में एक ठो पगला टाइप का खड़ा होता था तो कहता था 1 लाख है एक, तो फिर एक ठो और खड़ा कहता था तो कहता था 5 लाख एक, तो 1,000 रुपए की वस्तु 5 लाख में चढ़ी खड़ा में बीत जाती थी। तो फिर वो बोलता था 5,001, 5,002, 5,003। जब कोई आवाज नहीं लगाता था तो बेंच के ऊपर हथौड़े को पटक दिया जाता था। तो ये हो जाता था कि नीलामी जो है वो हो गई, फला आदमी को हो गई। तो वही बताया है कि जिसे हथौड़ा गिराकर अथवा किसी अन्य तरीके से स्वीकार किया जाता है। और एक तरीका होता है अन्य किसी रस्सी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता जब तक संविदा का निर्माण नहीं होता। सॉरी, रस्मी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता, यानी किसी प्रकार की सब जगह अलग अलग तरीके की एक रस्म होती है, तो हर कोई अपनी अलग अलग रस्मों से करता है। कोई लाउड स्पीकर पे अनाउंस करता है, तो कोई हथौड़ा पीटता है, तो कोई झंडा लगा देता है। तो इस तरीके से संविदाओं का जो है वो निर्माण होता है। निमंत्रण दे करके प्रस्थापना की जाती है और नीलामी की जाती है। हथौड़ा गिरा करके उसकी क्या की जाती है, स्वीकृति की जाती है। और यह स्वीकृति कौन करता है, वही व्यक्ति करता है जो नीलामी की बोली को लगाता है। तो मेरे ख्याल से नीलामी के इस प्रकरण को आप भली भांति समझ गए होंगे कि नीलामी की जाती है, उसमें किसी को बुलाया गया और पैसा वैसा खर्चा करके आया लेकिन नीलामी नहीं हुई, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगे। इसका बस इतना ही मतलब था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और गंभीर तरीके से इसको पढ़ते हैं कि ऐसी क्या क्या विपदाएं जो है वो हो सकती हैं। अतः जब तक कि हथौड़ा सॉरी जब तक कि हथौड़ा गिराकर अन्य रस्मी तरीके से बोली को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली प्रस्थापना वापस ले सकता है। ये कहना ये चाहता है कि जैसे मान लीजिए कि हम पुलिस में हैं, हम प्रशासन में, हम एक बोली लगा रहे हैं और आप सबको बुलाएं कि आप लोग आइए, जो है वो क्या नाम है, हम बोली लगा रहे हैं, आप लोग आइए। तो जैसे मान लीजिए आप लोग आ गए और हमने बोली लगाना नहीं बल्कि हमने कहा आप बोली नहीं लगेगी, तो क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं है। आपने तो प्रस्थापना लाया, यानी कहने का मतलब हमने आपको निमंत्रण दिया, आप आए, आप प्रस्थापना हमको दे रहे हैं कि हम स्वीकृति करें, लेकिन हमने स्वीकृति नहीं की, तो ऐसे में संविदा का निर्माण नहीं हुआ। यदि कई लोग बोली लगाते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं होता है कई लोग बोली लगाती हैं, तो हथौड़ा गिराने का अर्थ होता है कि सबसे ऊंची बोली स्वीकार कर ली गई। जैसे मैंने अभी अपने शब्दों में बताया कि 5,001, 5,002, 5,003, तो जिसकी सबसे ऊंची बोली होती है, यानी जो सबसे ज्यादा फंड देता है, जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, उसकी बोली को स्वीकार कर लिया जाता है। यह बोली बिड अस्थायी रूप से प्रोविजनली कहा जाता है। प्रोविजनली क्या होता है? स्वीकार की गई होती है। जब स्वीकार हो जाती है तो वो प्रोविजनली हो जाती है, और बोली होती है वो बिड होती है। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, जब आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे, अभी तो छोटे हैं, जब आप लोग थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो शेयर वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आज ही मैं जो है 16,000 का चूना लगा करके आ रहा हूँ शेयर में, मेरा 16,000 का नुकसान हुआ है। हेलो, कि शेयर बाजार में बोली लगाई जाती है, शेयर बाजार की तरफ से एक पक्ष रखा जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, एक बोली लगाई जाती है, तो इसी को नीलामी कहते हैं। वो एक शेयर की नीलामी करता है। पुलिस वाला कार चोरी की पकड़ता है, मोटरसाइकिल पकड़ता है, उसकी नीलामी करता है। बैंक वाला जब प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, जब उसको क्या मिलती नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी को बेचता है, तो क्या करता है? पैसा ना मिलने की स्थिति में वो प्रॉपर्टी को बेचता है, और प्रॉपर्टी को बेच करके उसकी नीलामी करता है। तो उसको क्या कहते हैं? बोली लगाना, यानी बिड करना। बिड, इंग्लिश में बिड ही उसको बोलेंगे। तो जब कहीं आपको लिखा हुआ, जब ऐसे मोबाइल देखते होंगे तो कहीं कहीं लिखा हुआ आता होगा बिड, तो यानी बिड मतलब बोली लगाई जा रही है। क्या कर रहा है? एक निमंत्रण दिया जा रहा है कि तुम आओ, प्रस्ताव करो, हम उसकी क्या करेंगे? स्वीकृति करेंगे। तो पूर्व किसी उच्च अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जब बोली लगती है तो उसमें कोई उच्च कोटि का अधिकारी होता है, वही बोली लगाता है। तो ऐसे अनुमोदन के पूर्व बोली वापस ली जा सकती है। उसकी मर्जी के है ऊपर, उसने सिर्फ आपको निमंत्रण दिया है कि इस घर की बोली लगाई जा रही है, या तो निमंत्रण दिया जाता है, लोग जाते हैं, बोली लगाते हैं। तो बोली जो लगाते हैं वो प्रस्थापना करते हैं, जो
तो प्रस्थापना करते हैं। अगर बोली लगाने वाला टेंडर या नीलामी करता अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो उसे स्वीकृति कहते हैं। कितना आसान है यार। प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है और बोली लगाने जो बोली लगाता है वो बोली को वापस भी ले सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। तो किस चीज को स्वीकार करेगा? उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने बोली लगाने के लिए निमंत्रण दिया है और जो लोग बोली लगाने में शामिल होने के लिए आए हैं वो प्रस्थापना कर रहे हैं। तो स्वीकृति कौन करेगा? जो बोली लगाने का ऑफर दिया है। तो आज से जान लीजिए, अगर कहीं पे बोली लगाई जा रही है, ये सिर्फ नियम आप लोग देखिए, सब कुछ आप लोग जानते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके जीवन में होता है, बस कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बस उसी कंसेप्ट को क्लियर किया, बस इतना समझ जाइए। अरे यार, जब कोनो बोली वोली लगती है तो ऐसा नहीं है कि हम वहां गए तो हमारा खर्चा वर्चा हो गया था, हम उससे कहेंगे कि हमारा खर्चा दो, हम इतना दूर से आए हैं, हम तो दिल्ली से चल के आए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे अब बोली लगेगी ही नहीं, हम वापस जा रहे हैं, अपना डोलर डब्बर लाउड स्पीकर उठा के लेके जा रहे हैं, बोली वोली नहीं लगेगी, तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बोली को बिड नाम यानी अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई कह सकते हैं। अस्थाई, अस्थाई जो है वो बिड होती है, बोली होती है, वो स्थिर नहीं रहती है, लगाई भी जा सकती है, वापस भी ले जाती है। गब्बर कुमार, गब्बर बाबू जब 10-11 बजे होता तब आए होते, गब्बर बाबू 11 बजे आए होते, क्या करने के लिए अभी आ गए? तो प्रोविजनली स्वीकार की गई और अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व उच्च अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता है। तो ऐसे अनुमोदन के पूर्व बोली वापस ली जा सकती है। नीलाम, नीलाम द्वारा विक्रय की दशा में, नीलाम द्वारा या नीलामी द्वारा विक्रय की दशा में यदि कुछ व्यक्ति आपस में संविदा करते हैं, यदि कुछ व्यक्ति आपस में संविदा करते हैं कि वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए एक ही मान लीजिए 4 मित्र पहुंच गए बोली लगाने के लिए, तो सम्मान वाली बात आ जाती है। एक कहेगा कि अरे भाई ठीक है, अब आप लगाइएगा बोली जो है, ठीक है ठीक है, आप बढ़िया वाली लगाइएगा, हम आप जो बोली लगाएंगे वो वाली हम नहीं लगाएंगे, या हम उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो इसका आशय इस प्रकार बेचे जाने वाले मूल्य को कम करना है। इसका मतलब उस ससुरा बोली नहीं लगा करके क्या कर रहा है? उसके दाम को, उसके वैल्यू को कम कर रहा है। तो यह संविदा ना तो अवैध है और ना ही अनैतिक है। यह संविदा पूर्ण रूप से क्या है? वह विधि द्वारा मान्य है, यह माना जाएगा। अगर दो व्यक्ति मिलकर के वहां कहे कि हाँ, ये बात अलग है कि संविदा भी नहीं बनेगी और अवैध भी नहीं बनेगा, लेकिन ये विधिपूर्ण है, वहां विधि का उल्लंघन नहीं हो रहा है। नीलामी एक प्रक्रिया है, वो पूर्णतः चालू रहेगी, वह होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और लेकिन वह क्या होगी? वह संविदा भी नहीं होगी, लेकिन विधिमान्य होगी। तो यह संविदा पूर्ण रूप से विधिमान्य है। यह उस दशा में भी विधिमान्य होगी, यह उस दशा में भी विधिमान्य होगी। कब? जबकि नीलामी द्वारा विक्रय सरकार द्वारा किया जाता है। यदि सरकार के द्वारा भी किया जाता है तब भी क्या होगा? यह नीलामी होगी और यह विधिमान्य होगी। कारण यह है कि नीलामकर्ता माल का आरक्षित मूल्य विनिश्चित करके और न्यायोचित कारणों के आधार पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित करके अपने हित की सुरक्षा कर सकता है। कहने का मतलब यह हो गया कि नीलामी करता जो है, जो नीलाम करता है, वह अपने माल को आरक्षित रूप से, अपने आरक्षित रूप से विनिश्चित, एक निश्चितता के साथ, न्यायोचित, न्याय की उचित व्यवस्था के कारणों के आधार पर बोली को अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसके पास यह अधिकार आरक्षित है, उसके हित में यह है, उसके पास यह न्याय के द्वारा, न्यायालय द्वारा यह अधिकार उसे दिया गया है। न्यायोचित कारणों के आधार पर बोली अस्वीकार कर सकता है, उसके पास यह। तो अगर आपका कोई घर सामान अगर अपना बेचिएगा नीलामी करके, तो अगर कोई आए तो आप कहेंगे है भाग जा, कुछ ना मिली, तो आपको कोई सजा नहीं होगी कि आप उसको बुलाए और उसको भगा दिए। यही इसमें कहा गया है कि अतः उदाहरण दिया गया है कि जो बहुत ज्यादा लोग हैं जो नहीं है एकदम समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर उदाहरण भी दे दिया। यदि का और खा आपस में संविदा करते हैं कि नीलामी द्वारा होने वाले विक्रय में क ख के विरुद्ध बोली नहीं लगाएगा, तो खा की बोली स्वीकार किए जाने पर खा को जो भी माल मिलेगा उसका आधा वह का को देगा। तो यह संविदा विधिमान्य और परिवर्तनीय है।
जैसे मान लीजिए कि हम एक बोली लगा रहे हैं, हम एक बोली लगा रहे हैं और उधर से सुमित बाबू, कौन कौन है, अरे एक काम किए, सुमित बाबू और अमन बाबू दोनों लोग आए। तो सुमित और अमन में बड़ा बनती थी। वो कहे अरे यारे सर जो है अपना लैपटॉप नीलाम कर रहे हैं, और एक काम करा यार, इनका 2 लैपटॉप नीलाम हो रहा है, तो एक काम करो बोली आप लगा दो, जो समझ में आए आपको लगा दो। कौन कह रहा है? अमन सुमित से कह रहे हैं कि ए सुमित, जो मन करे वो बोली लगा दो, हम तुम्हारे बोली के विरुद्ध नहीं आएंगे, हम तुम्हारे बोली के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जब लैपटॉप ले लेना दोनों, तो यार एक हमको दे देना। तो ये क्या हो गया? यह संविदा विधिमान्य हो गई, यह प्रवर्तनीय हो गई, यह एक संविदा हो गई। अगर आपने ऐसा कह दिया तो सुमित बाबू कॉलेज में जब जाइएगा तो थोड़ा ध्यान रख करके जाइएगा, दोनों लोग आपस में वहीं मिलेंगे मुझे पता है, और कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये बताया गया था। ठीक है, समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? भाई बताओ तो हम आगे बढ़े फिर। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, बार्लो बनाम हैरिसन, एक बार्लो बनाम हैरिसन का केस हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझने के लिए। भाई देखिए, ला क्या है? ला समझने वाला ही व्यक्ति है, समझने वाली चीज है, कोई ऐसा याद करने वाली, याद आप कभी नहीं कर पाएंगे। एक बात जान लीजिए, ये इतिहास भूगोल नहीं है कि राम ने रावण को मारा दीवाना हो तो ऐसा हो, ना 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 ना। राम ने रावण को मारा था, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि राम ने रावण को क्यों मारा था। क्योंकि राम धर्म की तरफ बढ़ रहे थे और रावण जो है वो धर्म के नाश की तरफ बढ़ रहा था। तो यह समझने वाली बात नहीं है, ये याद करने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। तो न्यायालय ने निर्णय दिया किसके केस में? बार्लो बनाम हैरिसन, वादी बनाम प्रतिवादी। यहां पे वार्लो जो है वो वादी हैं और हैरिसन जो है वो प्रतिवादी हैं। यानी जब कभी केस लिखा जाता है तो वादी बनाम प्रतिवादी लिखा जाता है, क्योंकि पक्ष जो रखता है वो वादी होता है, यानी जो केस करता है अपने बचाव के लिए वो वादी होता है, और जिस पे करता है वो प्रतिवादी होता है। तो वार्लो बनाम हैरिसन, वादी बनाम प्रतिवादी, तो वादी वार्लो हुआ और हैरिसन जो है प्रतिवादी हुआ। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि नीलामी के विज्ञापन में यह शर्त है कि नीलाम द्वारा, अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, नीलामी का विज्ञापन जो न्यूज़पेपर में नीलामी के लिए बात निकाली गई, उसमें क्या किया? उसमें कुछ शर्त दी गई कि नीलाम द्वारा विक्रय किसी आरक्षित मूल्य के होगा तो यह माना जाएगा कि नीलामकर्ता ने यह संकेत दिया है कि वह सद्भाव पूर्वक की गई सर्वोच्च बोली को स्वीकार कर लेगा। बस इतना इसमें बताया गया है कि यदि नीलामी विज्ञापन में कुछ शर्त दी गई है, मान लीजिए कोई शर्त दे दी गई, पेपर में छपा, उसमें शर्त दी गई कि इस तरीके से जो है वो होगा, तो उसमें यह शर्त दी गई कि नीलामी द्वारा जो बिना किसी आरक्षित, बिना किसी प्रकार की छूट के मूल्य का जो उसका दाम होगा, यह माना जाएगा कि नीलामीकर्ता ने यह संकेत किया है, यह माना जाएगा कि यह संकेत किया है कि वह सद्भाव पूर्वक की गई सर्वोच्च बोली को स्वीकार कर लेगा। उसने यह शर्त दे दिया है कि आरक्षित मूल्य, आप लोग आरक्षित समझ रहे हैं क्या होता है? यार यही तो बात है, आप लोग बोलबे नहीं करते तो शांत हो जाते हैं। रिजर्व वही आरक्षित, मतलब जैसे ले लिया हो, आरक्षित क्या पक्ष होता में है? आरक्षित किसी के लिए, जैसे आरक्षित हो एक व्यक्ति के लिए कोई चीज। आरक्षण का जानते हैं मतलब? हाँ संविधान वही के अनुच्छेद 46 में इसका प्रावधान है। आरक्षण का मतलब जानते क्या आरक्षण होता है? जी, एक आरक्षित प्रकार की उसमें छूट, होता है जी। एक प्रकार की छूट। इसको तुरंत समझ गए, क्यों? क्योंकि ये तो आरक्षण वाली बात है, इसलिए समझ गए। जी और आरक्षित कर दिया तो आप नहीं समझ। आरक्षित क्या है? आरक्षित एक प्रकार का विशेषण है यार, हिंदी में पढ़े होंगे। हाँ, कहा था मैं? आरक्षित क्या हुआ? आरक्षित एक प्रकार का विशेषण है, एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता को बताता है। तो क्या हो गया? रक्षा किया हुआ, रिजर्व कोटा। यदि उस नीलामी के जो प्रोडक्ट है, जो दाम है, उसमें जो है क्या किया जाए, कुछ एक आरक्षित यानी कुछ रिजर्व रख दिया जाए कि यार इतने आरक्षित का मतलब ये हो गया कि यार हम ये सामान ना इतने रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे,
तो जब बोली लगेगी तो इससे ऊपर लगेगी, बस इतना ही इसका मतलब है कि कार की नीलामी हो रही है तो ये तय हो गया पहले कि कम से कम 2.5 लाख से नीचे इस कार की नीलामी नहीं होगी। यानी विज्ञापन में उस नीलामी कर्ता ने यह लिख करके भेज दिया कि एक कार की नीलामी जिसकी वाद संख्या इतना इतना के अंतर्गत उसकी नीलामी की जा रही है। आप सभी श्रीमान को सूचित किया जाता है कि नीलामी के कार की जो आरक्षित मूल्य है वो 2.5 लाख रुपया है। तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की जो सर्वोच्चम बोली होगी उसे स्वीकार किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने आरक्षित कर दिया है, फिक्स कर दिया है कितने रुपए से ऊपर की ही बोली लगाई जाएगी। बस इसका इतना ही मतलब है कि सद्भाव पूर्वक की सर्वोच्च स्वीकार कर लेगा। उसने कहा कि अगर इससे ऊपर की बोली लगेगी तो जो भी सबसे ऊंचा दाम आएगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, और वह इस आधार पर विक्रय करने से इनकार नहीं करेगा कि वह बोली आरक्षित मूल्य से कम है। और यदि वह सद्भाव पूर्वक की गई बोली का अस्वीकार कर देता है तो यह संविदा भंग के लिए दायी होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर विज्ञापन में शर्तों का उल्लेख कर दिया गया हो तो जहां शर्तें होती हैं वहां धारा 10 चिल्लाने लगता है कि अबे तू तो नियम बना दिया, इसमें शर्त को लागू कर दिया, इसमें कसम खा गया तू कि ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या हो गया, वो एक संविदा का निर्माण हो गया। और अगर इतना कहने के बाद, पेपर में उसने छपवाने के बाद अगर उस बात को स्वीकार नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, संविदा भंग हो जाएगी। परंतु बार्लो बनाम हैरिसन में दिए गए निर्णय की आलोचना की गई। आलोचना क्यों की गई? आलोचकों का तर्क है कि नीलाम का विज्ञापन प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि नीलाम का विज्ञापन प्रस्ताव नहीं है, वो एक प्रकार का निमंत्रण है, बल्कि प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण है, हाँ मानते हैं। और बोली प्रस्ताव है जिसे स्वीकार करना या ना करना नीलाम कर्ता की इच्छा पर करता है। ध्यान दीजिएगा यहां बात क्या हो रही है, बात यह हो रही है कि लोगों ने इसका आलोचना किया, लोगों ने इसका तर्क वितर्क किया। लोगों ने कहा कि भाई जो बोली लगाता है इसका मतलब वो निमंत्रण देता है, और फिर बोली को स्वीकार करना और ना करना ये तो बोली लगाने वाले के ऊपर है, उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो परिणाम स्वरूप व्हाट हैपन, परिणाम स्वरूप जब तक हथौड़ा गिराकर अथवा अन्य किसी रस्मी तरीके से बोली स्वीकार नहीं की जाती है तब तक बंधनकारी संविदा का सृजन नहीं हो सकता। ऐसा लोगों ने कहा, न्यायालय ने नहीं कहा, ऐसा लोगों ने कहा कि जब तक हथौड़ा नहीं गिरेगा तब तक जो है बोली का स्वीकार या अन्य जो रस्में हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, तब तक बंधनकारी संविदा का सृजन नहीं हो सकता। और इस कारण नीलाम करता उस बोली को अस्वीकार कर सकता है। उन लोगों का कहना है कि एक कारण है ये है कि अगर वो चाहे तो जो नीलाम करने वाला व्यक्ति है वो चाहे तो स्वीकार कर लेगा, चाहे तो स्वीकार नहीं करेगा। जबकि नीलाम द्वारा विक्रय बिना आरक्षित मूल्य के किया जा रहा है, अतः बार्लो बनाम हैरिसन में प्रतिपादित सिद्धांत उचित नहीं प्रतीत होता है। थोड़ा सा यहां पलट दिया, जबकि नीलाम द्वारा विक्रय अनारक्षित मूल्य के किया जाता है, उसका कोई मूल्य निश्चित नहीं किया गया है, अतः बार्लो बनाम हैरिसन में प्रतिपादित सिद्धांत उचित नहीं प्रतीत होता है। यानी यह तर्क जो है वो हैरिसन बनाम बार्लो का जो है वो थोड़ा गलत हो गया, उसको सरकार ने जो है वो नहीं माना। सरकार तो मानी गई, लोगों ने उसकी आलोचना की, लोगों ने नहीं माना। लोगों का यह कहना था कि जब पहले बात हो गई है कि जो नीलाम करेगा वो जब तक कि चाहेगा तब तक उसकी इच्छा के ऊपर है, जब मन करे तब वो बेचेगा, जब मन करे तब नहीं बेचेगा। तो कहां से ये बात आ गई कि अगर कोई शर्त पूर्व पेपर में निकाल दिया तो उसके ऊपर संविदा का निर्माण हो गया? ऐसा लोगों ने कहा था, लेकिन न्यायालय ने क्या कहा था कि न्यायालय ने कहा था कि नहीं, अगर उन्होंने शर्तों का उल्लेख कर दिया तब वो एक प्रकार की संविदा का निर्माण हो गया, यानी तब वो एक प्रस्ताव दे दिए। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ।